सफल इन्वेस्टर्स अवसरवादी और आशावादी होते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर की ये लाइन इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं है। कुकू एफएम की हम एक महान इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की जीवनी पेश कर रहे हैं। राकेश सर से जुड़े हर पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे। इस सीरीज को तैयार करने के लिए जानकारी, घंटों रिसर्च, राकेश झुनझुनवाला सर के इंटरव्यू वगैरह से जुटाई गई है। आज के समय में लोगों का इंटरेस्ट पर्सनल फाइनेंस, शेयर मार्केट वगैरह में काफी बढ़ा है। इवन इंडिया में तो काफी ज्यादा लोग अच्छे इन्वेस्टर्स उनकी स्ट्रेटजी को जानना पसंद करते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सबके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं अमीर बनने के। पहला है बिजनेस करके अमीर बनना, आपका दूसरा ऑप्शन है नौकरी करके अमीर बनना, तीसरा ऑप्शन है बैंक में पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बनना, और चौथा ऑप्शन है शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बनना। तो आपको इनमें से वो पॉइंट पिक करना है जिस ऑप्शन से आपको अमीर बनना काफी मुश्किल लगता है। अगर यही सवाल आप मुझसे पूछें तो मैं तो शेयर मार्केट को चुन लूंगा, क्योंकि मेरी नजर में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बनना सबसे मुश्किल रास्ता है। पर हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि यहाँ से बहुत जल्दी अमीर बना जा सकता है। आप नौकरी करके, बैंक में इन्वेस्ट करके या बिजनेस करके भी इतना जल्दी अमीर नहीं बन सकते जितना जल्दी आप शेयर मार्केट में पैसे लगाकर अमीर बन सकते हैं। पर सब मेरी तरह नहीं सोचते, क्योंकि अगर सब मेरी तरह सोचते तो हमें राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर कैसे मिल पाते, जिन्होंने शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमाया है कि आज उनकी गिनती देश के टॉप 100 अमीरों में होती है। आज की डेट में राकेश झुनझुनवाला वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। फाइनेंस से जुड़े मैटर पर उनका इंटरव्यूज काफी ट्रेंडिंग रहता है। बहुत से लोग उन्हें देखकर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए अगर ये नाम नया है तो आप उस लिस्ट में इनका नाम भी जोड़ लीजिए जिनकी जिंदगी से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनकी जीवनी आपके अंदर कुछ करने का नया जोश पैदा करती है। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला भी एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है। शॉर्ट में कहूं तो ये एक इन्वेस्टर है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। अब आप कहेंगे कि शेयर मार्केट में तो कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, इनमें आखिर ऐसी क्या बात है जो आप हमें इनके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, असल में इन्वेस्टमेंट की एक चलती फिरती किताब है। क्योंकि इन्हें फॉलो करके कई इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ये किसी शेयर में अपना हाथ खींच लें या किसी शेयर के बारे में अपनी नेगेटिव राय रख दें तो चंद मिनट में उस शेयर की वैल्यू नीचे गिर सकती है। इतनी पावर है इनकी बातों में। शेयर मार्केट और राकेश झुनझुनवाला का उतना ही गहरा रिश्ता है जितना एक लेखक का अपनी कलम से, जितना एक पेंटर का उन रंगों से जिन्हें यूज करके वो किसी पेंटिंग को बहुत खूबसूरत बना देता है। राकेश झुनझुनवाला को अगर शेयर मार्केट का एक कलाकार कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कई बार इंटरव्यू में ये बात बताई है कि शेयर मार्केट उनके लिए कोई काम नहीं है। असल में वो इसे बहुत एंजॉय करते हैं, जैसे उनका पैशन हो। शेयर मार्केट सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है, ऐसा राकेश झुनझुनवाला का मानना है। ये उनकी नॉलेज का भी टेस्ट लेता है। अब शेयर मार्केट की बात हो रही है तो थोड़ा जान लेते हैं कि शेयर मार्केट है क्या, ताकि राकेश झुनझुनवाला के काम को आप अच्छी तरह से समझ सकें और आगे के चैप्टर्स समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये सिर्फ बायोग्राफी नहीं है, इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम बातें जानेंगे जिससे कि आपको भी कुछ फायदा हो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो। दोस्तों, आप सबने इतना तो जरूर सुना होगा कि आज इंडिया का शेयर बाजार मंदा चल रहा है या आज बाजार फिर से खड़ा हो गया। तो असल में शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से कंपनियां पैसा उठाती हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो ये सब कुछ इस तरह होता है कि शेयर मार्केट में सबसे पहले कंपनियां खुद को रजिस्टर करवाती हैं। इसके बाद वो ऐलान करती हैं कि वो अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचना चाहती हैं, और यही हिस्सा शेयर कहलाता है। हर शेयर का कुछ रेट तय किया जाता है। अब अगर मुझे उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो जो रेट है उसके हिसाब से मुझे पैसे देने होंगे, और फिर उतने शेयर मेरे हो जाएंगे, और शेयर खरीदते ही मैं उस कंपनी का कुछ परसेंट का मालिक बन जाऊंगा। अब आप कहेंगे कि कुछ परसेंट का मालिक बनने से मुझे क्या मिलेगा? तो असल में यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट फिर आपके साथ भी शेयर किया जाता है। तो इस तरह आपकी अर्निंग बनी रहती है। ये सब प्राइमरी शेयर मार्केट में होता है। एक सेकेंडरी शेयर मार्केट भी होता है जहां पर हम आपस में शेयर खरीदते और बेचते हैं। जैसे अगर आपके पास ABC कंपनी के कुछ शेयर है और मुझे भी ABC कंपनी के शेयर चाहिए, तो आप उन शेयर को मुझे बेच सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप बेचना चाहते हैं कि नहीं। अब जैसे आपने ABC कंपनी के शेयर 100 रुपए में खरीदे थे और इस वक्त उसी कंपनी के शेयर के दाम 300 रुपए हैं, तो हो सकता है कि आप बेचना चाहें क्योंकि आपको 200 रुपए का मुनाफा मिल रहा है। तो इसके लिए आप सेकेंडरी शेयर मार्केट में जाकर इन्हें बेच सकते हैं। तो इस तरह शेयर मार्केट काम करता है। लेकिन इसका एक और पहलू है और वो है रिस्क।
शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट देखने और सुनने में जितना आसान लगता है, असल में होता नहीं है। अगर आसान होता तो हर कोई राकेश झुनझुनवाला बन सकता था, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपका पैसा काफी हाई रिस्क जोन में होता है। कभी भी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी भी शेयर की वैल्यू गिर जाती है। इसका अनुमान लगा पाना कि किस शेयर की वैल्यू कब घटेगी, कब बढ़ेगी, ये काफी मुश्किल होता है। और ये सब कुछ एक्सपर्ट्स ही कर पाते हैं, जो उस शेयर की हिस्ट्री को अच्छी तरह से जानते हैं, उस कंपनी की वैल्यू को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट को लेकर राय मांगेंगे तो वो ज्यादातर नेगेटिव ही मिलेगी, क्योंकि उन्हें खुद अपना पैसा गंवाया होगा। उनके हिसाब से शेयर मार्केट की परिभाषा यही रहेगी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब अपने पैसे को बर्बाद करना है, क्योंकि वहां मुनाफा ना के बराबर होता है। उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बात सही भी हो, पर यह सबके लिए सही नहीं होती। कई इन्वेस्टर प्रोफेशनल्स की सलाह लेते हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ही देखते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही नॉलेज इनके पास होती है। ऐसे लोग शेयर मार्केट पर इन्वेस्टमेंट को लेकर अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ फीस भी देनी पड़ती है। राकेश झुनझुनवाला ने सारी अटकलों और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सारी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन तय किया है जहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है। हर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन आपको जानकर थोड़ा सा यह आश्चर्य होगा कि राकेश झुनझुनवाला ने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी किसी प्रोफेशनल की मदद नहीं ली। वो खुद शेयर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं। इसके बाद ही वो इन्वेस्ट करते हैं। ये एक तरह का चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने एक आम इंसान की तरह ही इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत की थी। लेकिन शेयर मार्केट पर उन्होंने सफलताओं की एक ऐसी कहानी लिख दी जिससे आज लोग उनकी सलाह पर अमल करते हैं। लोग उन्हें शेयर मार्केट का एक एक्सपर्ट मानते हैं, और जिन जिन शेयर पर राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्ट करते हैं, लोग भी उन्हें फॉलो करते हुए उन्हीं शेयर्स पर इन्वेस्ट करते हैं। राकेश झुनझुनवाला भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आज कई इन्वेस्टर उनकी सलाह पर डिपेंडेंट हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट इस बात पर टिकी है कि राकेश झुनझुनवाला क्या कहते हैं, इसलिए समय समय पर वो अपने अनमोल विचार लोगों के आगे रखते आ रहे हैं। शेयर मार्केट के प्रति उनका नजरिया कितना पॉजिटिव है, इसका अंदाजा उनके विचारों से लगता है। इनके लिए शेयर मार्केट एक इंसान की तरह ही है। जैसे हम किसी इंसान को समझते हैं, उसकी इमोशंस की कद्र करते हैं, वैसे ही राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट की कद्र करते हैं। राकेश झुनझुनवाला ये कहते हैं कि शेयर की कीमत ये तय नहीं करते कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, बल्कि कंपनी की वैल्यू ये तय करती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। कई बार तो वो मजाकिया लहजे में ये भी कह देते हैं कि पत्नियों और बाजार में काफी समानता है, पर पत्नी से आप बहस कर सकते हैं, लेकिन बाजार से आप बहस नहीं कर सकते। इसलिए बाजार जैसा है उसे उसी रूप में देखने की कोशिश करें। अगर आप अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से दुनिया देखेंगे तो आपको हमेशा घाटा ही होगा। राकेश झुनझुनवाला ने वैसे तो अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि उन्होंने शेयर मार्केट के बारे में सबसे ज्यादा न्यूज पढ़कर सीखा है, लेकिन किसी को ऐसी सलाह नहीं देते कि आप सिर्फ न्यूज देखें और शेयर में इन्वेस्ट कर दें। वो ये भी नहीं कहते कि मुझे या किसी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करें और जैसा जैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसा वैसा आप भी इन्वेस्ट करते जाएं। इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी फिलॉसफी ही बहुत अलग है। उनका ऐसा कहना है कि अगर आपको किसी बारे में डाउट है तो अपने दिल की सुनो, जबकि दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो दिमाग का खेल है, आपको दिमागी घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए। पर जो भी हो, इनकी फिलॉसफी ही तो इन्हें इतना ग्रेट इन्वेस्टर बनाती है। आज हमारे पास राकेश झुनझुनवाला का कोई विकल्प नहीं है। शेयर मार्केट को लेकर इनकी रीडिंग कई बार इतनी सटीक होती है कि हर कोई चाहे या ना चाहे उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो ही जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो राकेश झुनझुनवाला को इतना खास बनाता है? वैसे एक इनकम टैक्स ऑफिसर के बेटे से वो इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कैसे बने? कैसे उन्होंने शेयर मार्केट को लेकर इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि आज उनके सामने हर कोई फेल है? ऐसे ही तमाम सवालात के जवाब लेकर हम आए हैं इस बायोग्राफी में। इनमें न सिर्फ आप राकेश झुनझुनवाला की बायोग्राफी और उनके जिंदगी से जुड़े हुए उतार चढ़ाव के बारे में जानेंगे, बल्कि इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कई ऐसे फंडे भी आपको जानने को मिलेंगे जो झुनझुनवाला अपनाते हैं। इस पूरी सीरीज को बनाने के लिए हमने काफी एफर्ट लगाए हैं। हमने राकेश झुनझुनवाला से संबंधित कई आर्टिकल, इंटरव्यूज और उनकी कही हुई बातों को पढ़ा और समझा है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर राकेश झुनझुनवाला के दिमाग में क्या चलता है, वो किस तरह से सोचते हैं और कैसे अपने फैसले तक पहुंचते हैं। तो इन सब का निचोड़ इस बायोग्राफी में आपको सुनने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हाउ राकेश झुनझुनवाला बिकेम द बिग बुल ऑफ इंडिया। आप सुन रहे हैं कुक, हाउ राकेश झुनझुनवाला बिकेम द बिग बुल ऑफ इंडिया। आप कभी भी किसी काम में असफल नहीं होंगे अगर आप इसे जुनून के साथ करते हैं। राकेश सर की ये लाइन उनके पूरी जिंदगी को सार्थक करती है।
करोड़ों इन्वेस्टर्स राकेश सर के विचारों से, उनकी लाइन से इम्प्रेस्ड हैं। वॉरेन बफेट, जो पूरे वर्ल्ड के ग्रेट इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उनके बताए गए इन्वेस्टमेंट मंत्रास के करोड़ों फैन हैं। उसी तरह राकेश झुनझुनवाला को भी इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। माना जाता है कि इंडियन शेयर मार्केट की दुनिया के भगवान राकेश झुनझुनवाला सर हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडियन शेयर मार्केट से पैसा कमाया है, वो इंडिया के करोड़ों इन्वेस्टर्स का चेहरा बन बैठे हैं। पूरी दुनिया जब कोरोना वायरस के कारण आर्थिक मार झेल रही थी, दुनिया भर के मार्केट मंदी में थे और सभी बाजार नीचे गिर रहे थे, उस स्थिति में भी बिग बुल ने 1400 करोड़ रुपए कमा लिए। सुनने में हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। आज राकेश झुनझुनवाला की नॉलेज पर किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती देश के सबसे बड़े इक्विटी इन्वेस्टर में होती है। इसी के चलते हर्षद मेहता के बाद इन्हें शेयर मार्केट का बिग बुल का दर्जा मिला। 1992 के आसपास का वक्त था जब शेयर मार्केट में हर्षद मेहता की तूती बोलती थी। इनकी गिनती देश के नामी गिरामी इन्वेस्टर में होती थी। उस वक्त राकेश झुनझुनवाला कोई बहुत बड़े नाम नहीं थे, ये बस एक बियर थे इस बहुत बड़े शेयर मार्केट की दुनिया में। लेकिन ये शेयर मार्केट की तरफ बहुत आकर्षित थे, इसलिए अपने कॉलेज के दिनों से ही इन्होंने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। हालांकि इनका इन्वेस्टमेंट उस समय काफी छोटा होता था, पर एक्सपीरियंस मिला जिसका फायदा इन्हें आगे चलकर हुआ। राकेश झुनझुनवाला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके हाथों में मिडास टच था, यानी अगर ये पत्थर को छू दे तो सोना बन जाए। असल में तो हर किसी की मेहनत छुपी होती है उसकी सफलता के पीछे, और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी था। इनकम टैक्स ऑफिसर के बेटे होने के साथ साथ इनके पास सीए की डिग्री भी थी। इसके बावजूद भी इन्होंने शेयर मार्केट को अपनी आमदनी का जरिया बनाया, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था। पर इनके लिए ये काम इतना आसान क्यों हुआ, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है सीखने का हुनर। जब किसी इंसान के अंदर सीखने की ललक होती है तो वो फेलियर से नहीं डरता। सक्सेस या फेलियर दोनों ही उसके लिए कोई ना कोई सीख होती है, और ऐसा ही कुछ राकेश झुनझुनवाला के साथ भी था। वो अपनी असफलताओं से तो सीखते ही, साथ ही उस वक्त के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की सक्सेस और फेलियर्स को देखकर कुछ आकलन लगाते थे, और उस आकलन के आधार पर उनको नई नई बातें पता चलती थी। शुरू में वो मनु मुंद्रा, जो कि उस वक्त के एक बहुत ही प्रभावशाली इन्वेस्टर थे, उनके यहाँ जॉबर के तौर पर काम करते थे। लेकिन जब एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो इन्वेस्टर के तौर पर वहां काम करने लगे। पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद भी उनका शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था, और इसी को देखते हुए उन्होंने शेयर मार्केट पर इन्वेस्टिंग उस वक्त शुरू कर दी थी जब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 150 पर ट्रेड हुआ करता था। ये 1990 के आसपास की बात है। आज यही करीब 40,000 के आसपास ट्रेड होता है, यानी मार्केट अब काफी आगे बढ़ चुका है। 1986 से 1989 के बीच राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट से करीब 20 से 25 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन अभी भी इस बाजार के बुल नहीं बने थे। असली बुल तो हर्षद मेहता थे, जिनको फॉलो करके कई लोग इन्वेस्ट करते थे। लेकिन ये उस वक्त राधा कृष्ण दमानी के गाइडेंस के हिसाब से काम कर रहे थे। राधा कृष्ण दमानी को अगर आप नहीं जानते तो आप डी मार्ट को तो जरूर जानते होंगे। असल में डी मार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दमानी ही हैं। ये एक बिलियनियर बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, और राकेश झुनझुनवाला खुद अपने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारते हैं कि राधा कृष्ण दमानी से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। इन्हीं के गाइडेंस में सीखकर वो शेयर मार्केट के बिग बुल बने हैं। 1990 के आसपास हर्षद मेहता का शेयर मार्केट में काफी ज्यादा नाम था, काफी अच्छे इन्वेस्टर माने जाते थे, और राकेश झुनझुनवाला खुद इनके नक्शे कदम पर कई बार चलते थे। राकेश झुनझुनवाला खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि हर्षद मेहता की वजह से उन्होंने काफी पैसे भी कमाए हैं। लेकिन 1992 में कुछ ऐसी बातें हुई जिसके चलते हर्षद मेहता गिरफ्तार हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद शेयर मार्केट पर एक खालीपन आ गया। एक ऐसे व्यक्ति के चले जाने के बाद जिसका शेयर मार्केट पर एक छत्र राज हुआ करता था, उसके बाद जिस खालीपन ने जन्म लिया उसको धीरे धीरे राकेश झुनझुनवाला ने ही भरा था, कुछ अपने अनुभव के आधार पर और कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर की गाइडेंस को फॉलो करके। समय के साथ साथ इन्होंने टाइटन, क्रिसिल, सीसा गोवा, पराज इंडस्ट्रीज, औरबिंदो फार्मा और एनसीसी जैसे कई शेयर में इन्वेस्ट किया, और इन्हीं इन्वेस्टमेंट के चलते आज राकेश झुनझुनवाला देश के सबसे अमीर इन्वेस्टर बन चुके हैं। आज इनकी एक दिन की कमाई ही करोड़ों में है। कई लोग इनकी सक्सेस का राज पूछते हैं। मेरी नजर में इनकी सक्सेस का राज सिर्फ एक है, और वो है पेशेंस। घाटा होने के बाद भी इन्होंने शेयर को बेचा नहीं, और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि जैसे ही शेयर डाउन होता है वो अपने शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। राकेश झुनझुनवाला काफी लंबे समय से मार्केट में है, और ये बात काफी अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक एक कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लिया जाता तब तक शेयर मार्केट पर पैसे नहीं बनाया जा सकता, और यही इनकी सफलता का राज भी है। कहते हैं ना कि इश्क है तो रिस्क है, और राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट से इश्क है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि जब आपकी मृत्यु होगी तो वो आखिरी विश जो आप पूरी करना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि उन्हें शेयर मार्केट से कितना प्यार है। उन्होंने कहा कि वो कहेंगे कि प्लीज मुझे 15 मिनट का और वक्त दे दीजिए, मैं जरा किसी एक शेयर पर इन्वेस्ट करके आ जाऊं।
अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा और वक्त बिता लूं और थोड़ी सी वाइन पी लूं, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। राकेश झुनझुनवाला ने ऐसे ऐसे शेयर खरीदे हैं जिन्हें उस वक्त कोई खरीदार ही नहीं मिल रहे थे। जैसे हम टाइटन के शेयर को ही देख लें। जब राकेश झुनझुनवाला ने इस शेयर को खरीदा तब उसकी कीमत 3 रुपए प्रति शेयर थे और उस वक्त टाइटन कोई इतनी फेमस कंपनी भी नहीं बनी थी। लेकिन राकेश झुनझुनवाला की ये दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने इस चीज को देख लिया कि इस कंपनी में बहुत दम है, इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और इसका विजन बहुत अच्छा है। इन सब के चलते इस कंपनी के आगे बढ़ने के बहुत ही ज्यादा आसार हैं और आज टाइटन कंपनी घड़ी बनाने की फील्ड में सबसे बड़ा ब्रांड बन चुकी है और इसके शेयर की कीमत आप खुद देख सकते हैं। तो ऐसे शेयर्स राकेश झुनझुनवाला ने अपनी उस काबिलियत के बल पर खरीदा है जो उन्हें कई वर्षों तक शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस के बाद मिला है। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बेहिसाब रिस्क लिए हैं और यही उनकी सक्सेस की वजह भी है। हालांकि इन्होंने कभी कुछ ऐसा दांव नहीं लगाया जिससे इनके जीवन यापन पर संकट बन जाए, लेकिन अपनी कैपेसिटी से बड़े दांव जरूर खेले हैं। और अगर आप भी शेयर मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यही स्ट्रेटेजी आपको भी अपनानी चाहिए। इस चैप्टर में हमने राकेश झुनझुनवाला की पूरी जर्नी को कम शब्दों में बयान करने की कोशिश की है, लेकिन आगे बहुत कुछ है। आगे के सभी चैप्टर में हम राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू को काफी डिटेल से जानेंगे और उन पर चर्चा करेंगे ताकि आप राकेश झुनझुनवाला के बारे में और अच्छी तरह से जान सकें, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए बिग बुल की बायोग्राफी। जाते जाते राकेश झुनझुनवाला का एक अनमोल विचार, वो कहते हैं कि नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहें। नुकसान शेयर बाजार इन्वेस्टर्स की जिंदगी का हिस्सा है। नुकसान से डरकर पैसे निकालने वाले इन्वेस्टर्स ज्यादातर नुकसान में ही रह जाते हैं। राकेश सर का ये कोट आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें बताना ना भूलें। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में कुछ नई जानकारियों के साथ। हु इज राकेश झुनझुनवाला? हेलो दोस्तों, काफी कुछ जानने के बाद आपके अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर राकेश झुनझुनवाला हकीकत में है कौन? क्या ये कोई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर बहुत गहरी रिसर्च कर रखी है, जिसके चलते इतने सफल इन्वेस्टर बने हैं? या मेरे और आप जैसे एक आम इंसान है जिसके पास कभी पैसों को लेकर काफी स्ट्रगल था, जिसने बड़ा रिस्क लिया और शेयर मार्केट में पैसे डाले? क्या इन्हें अपने परिवार से सपोर्ट मिला था, या यहाँ करियर बनाने के लिए हमारी तरह इनके परिवार वालों ने भी इनसे कहा था कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब बहती नदी में फेंक देना है? तो ऐसे ही तमाम सवालात के जवाब इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे चैप्टर में। इंडिया का वॉरेन बफेट कहें या शेयर मार्केट का बिग बॉस, ये सभी नाम राकेश झुनझुनवाला को ही दिए गए हैं। राकेश झुनझुनवाला जो आज दलाल स्ट्रीट के किंग बन चुके हैं, उनका जन्म 5 जुलाई 1960 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। मुंबई रहने के हिसाब से काफी महंगी जगह मानी जाती है और एक मिडिल क्लास परिवार के आदमी को अपने बच्चों से सिर्फ इतनी उम्मीद होती है कि वो पढ़कर किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जिससे वो आगे चलकर परिवार का भी सहारा बन सके। मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ और हम जितने भी मिडिल क्लास से आते हैं ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी तरह की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होती हैं। हमारी और हमारे परिवार की ख्वाहिश यही होती है कि अपनी पढ़ाई पूरी कर किसी अच्छी से जॉब में सेटल हो जाए और 9 to 5 की जॉब करें ताकि पैसा आता रहे, घर चलता रहे। बिजनेस करना या ट्रेंडर बनने का सोचना भी बहुत दूर की बात होती है, क्योंकि हमारे नजरिए के हिसाब से ये रिस्की जोन है। यहाँ पर पैसा लगाने का मतलब है हम पैसे को रिस्क में डाल रहे हैं और एक मिडिल क्लास परिवार की मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो अपने पैसे को रिस्क में डाल सके। राकेश झुनझुनवाला भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनका ख्वाब था शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बनना। अब इनका ये ख्वाब कितना रिस्की और चुनौतियों से भरा था ये आप सोच ही सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला के पिता श्री राधे श्याम जी झुनझुनवाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, जबकि इनकी माता उर्मिला झुनझुनवाला एक हाउसवाइफ थी। राकेश झुनझुनवाला ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके घर में फाइनेंस के ऊपर डिस्कशन होते रहते थे। हर घर में जैसे तरह तरह के मुद्दों पर बातचीत होती रहती है, ठीक वैसे ही उनके घर में फाइनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा बात हुआ करती थी, क्योंकि उनके पिता खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होने के कारण उनके पिता के दोस्त भी ऐसी फील्ड से होते थे जो फाइनेंस से जुड़े थे। इसलिए जब वो आपस में मिलते तो उनके बीच शेयर मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हुआ करती, जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव कितना हो रहा है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी बातें सुन सुनकर राकेश झुनझुनवाला के दिमाग में कई सवाल उठ खड़े हुए। वो शेयर मार्केट की गहराइयों को समझना चाहते थे। उन्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए था, लेकिन उन्हें जवाब दे कौन? इसलिए वो अपने पिता के पास गए, क्योंकि उन्हें उनके पिता ही सबसे राइट कैंडिडेट लगे जो उनके सारे सवालों का जवाब दे सकते थे। अब क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि ये सब जब हुआ था तब राकेश झुनझुनवाला की उम्र कितनी रही होगी? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। असल में उस वक्त राकेश झुनझुनवाला की उम्र सिर्फ 13 से 14 वर्ष की थी। जी हाँ, आपने सही सुना, राकेश झुनझुनवाला उम्र के उसी पड़ाव में थे
जब लड़कों को कार, गाड़ी, मोबाइल, वीडियो गेम्स और लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। उनकी चर्चाओं का टॉपिक और उनके दिमाग में जो सवाल उठते हैं वो सभी इन सबसे संबंधित होते हैं। पर इस कच्ची उम्र में झुनझुनवाला के मन में इन्वेस्टमेंट जैसे पेचीदा विषय के सवालात उठ रहे थे। और इन्वेस्टमेंट में भी कोई ऐसी वैसी इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट में सबसे मुश्किल इन्वेस्टमेंट यानी शेयर मार्केट से जुड़े सवाल उठ रहे थे, जो बड़े बड़े महारथी को भी जल्दी समझ नहीं आता। तो ये आम बात तो बिल्कुल नहीं थी। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और कुछ वैसा ही राकेश झुनझुनवाला की एक्टिविटी में भी दिखने लगा था। उनके अंदर एक भूख थी शेयर मार्केट को समझने की, और ये बात पिता बड़ी अच्छी तरह समझ गए। पर जब ऐसे सवाल लेकर राकेश झुनझुनवाला अपने पिताजी के पास गए तो उन्होंने उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। राकेश झुनझुनवाला को उनकी कही बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उनके पिता ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम्हें शेयर मार्केट को समझना है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहिए, तो रोज अखबार के बिजनेस वाले पेज को पढ़ा करो। वहीं से तुम्हारी जानकारी बढ़ेगी, वहीं से तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा। बस उनका इतना कहना था, और राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर एक न्यूज को पढ़ने लगे। इस पल को याद करते हुए राकेश झुनझुनवाला कई बार कहते हैं कि ये उनके पिता की पहली और बेशकीमती सलाह थी। इन्हें जो सलाह मिली थी ये सिर्फ उनके काम की नहीं थी, ये हमारे काम की भी है, क्योंकि फाइनेंस हम सबकी जिंदगी में भी है। हम भी अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, पर एक गलती करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं लेते, और बाद में मन में डर बना रहता है कि कहीं हमारा पैसा डूब न जाए, कहीं हमने गलत जगह पैसे तो नहीं लगा दिए। तो ये सब सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास जानकारी की कमी होती है। पर अगर आपके पास जानकारी है, आपको पूरा भरोसा है कि आप जिस जगह पैसा लगा रहे हैं वहां पर आपको प्रॉफिट होगा, तो ये डर भी आपके अंदर से निकल जाएगा। इसलिए जहां भी इन्वेस्ट करें वहां की पूरी जानकारी पहले निकाल लें। तो अब राकेश झुनझुनवाला को अपने पिता का ये सुझाव बहुत पसंद आया, और वो हर दिन न्यूज पढ़ने लगे। न्यूज पढ़ते पढ़ते उनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्हें लगने लगा कि वो शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसी को अपना करियर भी बना सकते हैं। यही विचार लेकर वो अपने पिताजी के पास गए और अपने पिता को सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि वो शेयर मार्केट में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो इसमें सक्सेसफुल होंगे। पर बाप तो बाप होता है, कोई भी बाप अपने बच्चे को ऐसे करियर की तरफ नहीं धकेलना चाहेगा जहां काफी रिस्क हो। और उनके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि शेयर मार्केट देखने में जितना अच्छा है, असलियत में अंदर से उतना ही खतरनाक है। यहाँ कब क्या हो जाए कोई पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए झुनझुनवाला के इस फैसले से वो खुश नहीं हुए। उन्होंने इन्हें एडवाइस दी कि पहले ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करने के बाद ही इसके बारे में कुछ सोचो, क्योंकि अगर वो ग्रेजुएशन कर लेंगे और उसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पास और दूसरे ऑप्शंस भी रहेंगे अपने करियर के लिए। पर अगर अभी से वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और खुदा ना खास्ता यहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो उनका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में समय भी बर्बाद होगा। झुनझुनवाला अपने पिता को काफी अच्छा एडवाइजर मानते थे, इसलिए उनके बताए नक्शे कदम पर चलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। पिता ने जैसी सलाह दी थी उसी के हिसाब से सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स शुरू कर दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट असल में फाइनेंस से जुड़ा कोर्स है। टैक्स मैनेजमेंट वगैरह में काफी ज्यादा यूज में आता है। आपने सुना भी होगा। अगर आप खुद एक टैक्स पेयर हैं तो हो सकता है कि आपने भी कभी न कभी सीए से सलाह ली होगी कि अपने टैक्स को हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो इनके इस कैरियर ऑप्शन में ये तो स्पष्ट था कि राकेश झुनझुनवाला का फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो कोई और कोर्स कर लेते और उसके बाद शेयर मार्केट पर उतरते, लेकिन फाइनेंस इनके दिलो दिमाग में बस चुका था। अगर आपने कभी इनकी लाइफ पर गहराई से नजर डाली तो एक बात आपने भी जरूर गौर की होगी कि ये अपनी बातों में हमेशा शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की तुलना आम इंसानों के हाव भाव से करते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा तभी कर पाता है जब उसके लिए वो काम सिर्फ एक काम न होकर बल्कि एक भावना हो। तभी तो वो नॉन लिविंग चीजों में भी कुछ न कुछ ढूंढ ही लेता है। ऐसा ही एक इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि बाजार महिलाओं की तरह है, हमेशा कमांडिंग, रहस्यमय, अप्रत्याशित और अस्थिर। ये इनकी समझ का एक छोटा सा नमूना है कि किसी भी बात को इतने करीब से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फाइनली 1985 में राकेश झुनझुनवाला का चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स पूरा हो गया। हालांकि उस वक्त उनके पिता को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि राकेश झुनझुनवाला के दिमाग में अभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बनने का ख्वाब चल रहा है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला इस बात को लेकर पूरी तरह से साफ थे कि उन्हें आगे क्या करना है। जैसे ही अपना कोर्स पूरा किया, वो एक बार फिर अपने पिता के पास गए और शेयर मार्केट इन्वेस्टर बनने की अपनी वही पुरानी इच्छा एक बार फिर जाहिर की। इससे पिताजी को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई कि कहीं ना कहीं राकेश के अंदर इन्वेस्ट करने की काफी ज्यादा इच्छा है। पर इसका एक नुकसान ये भी है कि जब हम किसी चीज को बहुत ही गहराई से पसंद करने लगते हैं तो उसको करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमें नफा नुकसान ज्यादा दिखाई नहीं देता, और यही डर राकेश झुनझुनवाला के पिता के दिमाग में भी था। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं शेयर मार्केट की लत उनके बेटे को न लग जाए और घर का सारा पैसा उसी में डुबो दे। इसलिए उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में राकेश झुनझुनवाला से कहा कि तुम्हें अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बनना है तो बनो, जो करना है तुम वो करो,
हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन हम किसी भी तरह की पैसों की मदद तुम्हें नहीं दे सकते। यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा हम नहीं दे सकते, उसका अरेंजमेंट तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। राकेश झुनझुनवाला भी इस बात को लेकर तैयार थे, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते थे कि अपने पिता से पैसे लेकर उसे शेयर मार्केट में लगाएं। अपने पिता की इस शर्त पर उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और पूरी खुशी खुशी उन्होंने शेयर मार्केट इन्वेस्टर बनने का ठान लिया। फाइनली 1986 से इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी। उस वक्त टाटा टी के शेयर के दाम 43 रुपए थे। इन शेयर में कुल 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। इसके बाद मात्र 3 महीनों में इन शेयर्स के दाम बढ़कर 143 रुपए हो गए और राकेश झुनझुनवाला को हर शेयर पर 3 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट मिला। ये इनका पहला इन्वेस्टमेंट था, और जब किसी इंसान का पहला इन्वेस्टमेंट सफल हो जाता है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही पॉजिटिव विचार आ जाते हैं। राकेश झुनझुनवाला की भूख इसके बाद और बढ़ गई। धीरे धीरे उन्होंने अपने नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाना शुरू किया और नए नए शेयर पर इन्वेस्ट करते गए। अब आज हम देखते हैं कि राकेश झुनझुनवाला अपने आप में खुद एक कहानी है। लोग उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। राकेश झुनझुनवाला की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने अपने बड़ों को और अपने से ज्यादा योग्य लोगों को हमेशा सुना है। जैसे उन्होंने अपने पिता की बात को कभी नहीं टाला, न ही कभी जिद की कि उन्हें उसी वक्त शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। जैसा उनके पिता ने उन्हें सलाह दी, उसके हिसाब से वो चलते रहे। यही सीख हमको भी मिलती है इस चैप्टर से। हमें भी कभी कभी इस बात का बहुत गुरूर हो जाता है कि हम बहुत समझदार हैं और अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, पर जो हमसे उम्र में बड़े हैं उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देख रखी है। इसलिए उनकी कही बातों पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि क्या वो सही है या गलत। उसके बाद हमें अपना फैसला लेना चाहिए। तो ये थी राकेश झुनझुनवाला के इन्वेस्टमेंट की कहानी। इसी के साथ राकेश झुनझुनवाला का दूसरा इंटरेस्टिंग एपिसोड खत्म होता है। जाते जाते एक अनमोल विचार आपके लिए। मिस्टर झुनझुनवाला अक्सर ये कहते हैं कि ऐसे सस्ते स्टॉक में इन्वेस्ट न करें जो आपके बच्चों के बड़े होने पर भारी रिटर्न दे। समय के बारे में भी सोचें। तो फिलहाल इस एपिसोड का समय समाप्त होता है, लेकिन तीसरा चैप्टर आपका इंतजार कर रहा है। उसमें आप जानेंगे इनके शुरुआती इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट। राकेश झुनझुनवाला की बायोग्राफी के इस चैप्टर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आपको पिछला चैप्टर पसंद आया होगा। पिछले चैप्टर में हमने राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी से जुड़ी बेसिक चीजों के बारे में जाना। हमने जाना कि राकेश झुनझुनवाला का रुझान शेयर मार्केट की तरफ आखिर क्यों हुआ, और जब राकेश झुनझुनवाला बचपन में ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो कैसे उनके पिता ने उन्हें सही दिशा दिखाई। उन्होंने बताया कि शेयर मार्केट कोई बच्चों का खेल नहीं है, पहले वो अपना बेसिक एजुकेशन पूरा करें, उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करें। राकेश झुनझुनवाला ने भी अपने पिता की बात मानी और एजुकेशन पूरी करने के बाद ही शेयर मार्केट पर अपने कदम रखे। उनका शेयर मार्केट पर पहला इन्वेस्टमेंट 5,000 का था और उन्हें अपने पहले ही इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा मुनाफा मिला था, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की एक नई कहानी लिख दी। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टमेंट शुरू करने के सिर्फ 3 साल में ही एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जिसे हासिल करना एक इन्वेस्टर का सपना होता है। कई इन्वेस्टर आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। कई बार गलत रणनीति तो कभी जानकारी की कमी उनके फेलियर का कारण बनती है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस में ये सभी बाधाएं नहीं आई, या शायद वो इतने स्मार्ट थे कि ऐसी परेशानियों को अपनी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। शेयर मार्केट में राकेश झुनझुनवाला का पहला बड़ा प्रॉफिट 5 लाख का था। ये प्रॉफिट उन्हें उसी शेयर से मिला था जिसमें उन्होंने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की। अब राकेश झुनझुनवाला के पास इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा कैपिटल था, क्योंकि वो पहले ही इन्वेस्ट करने के लिए अपने घर से कोई पैसा नहीं लेते थे। ऐसे में अब उनको और भी ज्यादा आजादी मिल गई थी इन्वेस्ट करने के लिए। अपने कुछ इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि उनकी मम्मी शेयर मार्केट को एक जुए की तरह जरूर देखती थी, लेकिन कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से उन्हें नहीं रोका। और राकेश झुनझुनवाला को भी कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि वो खुद का कमाया पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। वो कोई ऐसा रास्ता नहीं अपना रहे थे जिससे घर वालों को कोई समस्या हो या घर की प्रॉपर्टी चली जाए। अब उनके पास एक बड़ी धनराशि आ गई थी, जिसके आने के बाद इन्वेस्टमेंट की और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज उन्हें दिखने लगी। आगे आने वाले 3 साल इनके लिए बहुत अच्छे साबित हुए, क्योंकि इन 3 सालों में इन्होंने न सिर्फ शेयर मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, बल्कि अपनी लाइफ के लिए एक लाइफ पार्टनर भी खोज किया। 22 फरवरी 1987 को राकेश झुनझुनवाला ने रेखा झुनझुनवाला से शादी कर ली। शादी हो जाने के बाद हर व्यक्ति अपने करियर को लेकर और अच्छी तरह फोकस हो जाता है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला को एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। वो बेनिफिट था रेखा झुनझुनवाला भी एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टर थी, यानी उन्हें भी शेयर मार्केट का काफी अच्छा नॉलेज था। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि राकेश झुनझुनवाला को रेखा झुनझुनवाला के रूप में न सिर्फ एक लाइफ पार्टनर मिला, बल्कि एक ट्रेडिंग पार्टनर भी मिला था जिनसे वो एडवाइस ले सकते थे। 2 जानकार लोग जब किसी एक टॉपिक पर चर्चा करके अपने निर्णय तक पहुंचते हैं तो घाटा होने की संभावना काफी कम हो जाती है, और इन्होंने ऐसा किया भी।
अब दोनों मिलकर किसी शेयर को अच्छे से स्टडी करते, उसके बाद ही उस पर इन्वेस्ट करते। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1986 से 1989 तक राकेश झुनझुनवाला ने अलग अलग शेयर से करीब 20 से 25 लाख रुपए अर्न किए। इस ड्यूरेशन में इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था सीसा गुआ के शेयर पर। सीसा गुआ कंपनी की स्थापना असल में 1954 में हुई थी। 1954 में जब ये कंपनी बनी थी तब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी। ये कंपनी बहुत कम दाम में भारी मात्रा में आयरन ओर का उत्पादन किया करती थी। धीरे धीरे ये देश की बहुत बड़ी कंपनी बनने लगी। तभी 1963 में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। गोवा की ऐसी कई कंपनियां जो आयरन ओर से संबंधित काम करती थीं, उन सब के साथ इसने मर्ज कर लिया और सभी मिलकर एक साथ उत्पादन का काम करने लगी। 1981 में ये कंपनी पब्लिक हो गई और पब्लिक होते ही करीब 42,000 इंडियंस ने इस कंपनी के शेयर खरीदे। इसी के साथ इस कंपनी की 60% हिस्सेदारी इंडियन इन्वेस्टर्स के पास आ गई और 40% हिस्सेदारी फिनसाइडर इंटरनेशनल के पास थी। वैसे तो ये कंपनी आयरन ओर की माइनिंग करने के लिए ही जानी जाती थी और यही इसका प्रमुख काम भी था, लेकिन 1984 में इसने खुद को थोड़ा सा शिफ्ट किया और बार्ज कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया। कंपनी अब अपनी कमाई के लिए सिर्फ आयरन ओर की माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, बल्कि उसने कई अलग अलग जरिए बना लिए थे। कई अलग अलग फील्ड्स में उसने काम करना शुरू कर दिया था और ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी हुआ था क्योंकि इसके ठीक 2 वर्ष के बाद माइनिंग इंडस्ट्री में मंदी का दौर आ गया और शायद सीसा गुआ ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया था। इस मंदी का असर ये हुआ कि सीसा गुआ के शेयर के दाम बहुत गिर गए। अब क्योंकि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने अपना शेयर बेचना शुरू कर दिया। किसी को भी अब उम्मीद नहीं थी कि इस कंपनी के शेयर वापस से उसी लेवल तक आ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में यह था कि ओर इंडस्ट्री अब कई सालों तक मंदी के दौर से गुजरती रहेगी। पर जैसा कि राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि हमेशा उस वक्त खरीदो जब कोई बेच रहा हो और उस वक्त बेचो जब कोई खरीद रहा हो। और वही स्ट्रेटजी राकेश झुनझुनवाला ने अपने इस सीसा गुआ के शेयर के साथ की। सीसा गुआ के शेयर काफी कम दाम पर उपलब्ध थे। द इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला बताते हैं कि उस वक्त सीसा गुआ के शेयर 25-26 रुपए में मिल रहे थे और संभावना यह थी कि अगले साल शेयर के दाम 25 से 30% बढ़ भी जाएंगे। लेकिन कोई इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबके मन में डर था कि उनका पैसा अब डूब जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना शेयर बेचकर इससे छुटकारा पाना चाहते थे। पर उस वक्त राकेश झुनझुनवाला के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उन शेयर को खरीद सके। लेकिन राकेश झुनझुनवाला के लिहाज से एक अच्छी बात यह हुई कि 1986 के बाद मार्केट 2-3 साल के लिए एक बड़े डिप्रेशन में चला गया। मार्केट के डिप्रेशन में जाने के बाद शेयर्स के दाम बढ़ने थोड़ा कम हो गए। सीसा गुआ के शेयर्स भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। राकेश झुनझुनवाला के पास कम से कम 20 से 25 लाख रुपए तो थे, जो उन्होंने कुछ और शेयर में इन्वेस्ट करके बनाए थे। यहाँ पर इन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। उन्होंने बड़े अमाउंट में टाटा पावर के स्टॉक्स खरीदे। हालांकि उस वक्त मार्केट डिप्रेशन में था, लेकिन धीरे धीरे टाटा के शेयर्स की वैल्यू लगातार बढ़ती गई और धीरे धीरे ये इतनी बढ़ गई कि उनकी कीमत करीब 1100-1200 तक हो गई। राकेश झुनझुनवाला का ये एक मास्टर स्ट्रोक था जो उन्होंने उस टाइम पर चला जब पूरा मार्केट मंदा पड़ा हुआ था, जब सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा बचाने के लिए मार्केट से पैसे खींच रहे थे। उस वक्त राकेश झुनझुनवाला ने अपने 25 लाख रुपए मार्केट में डाले और उसका नतीजा ये हुआ कि वही 25 लाख आज 50-55 लाख बन चुके थे। अब ये पैसे निकालने के बाद राकेश झुनझुनवाला की नजर में एक बार फिर सीसा गुआ के शेयर पर थी। वो किसी भी हाल में सीसा गुआ के शेयर को खरीदना चाहते थे और यहाँ उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए इसके 4 लाख शेयर खरीदे। इन शेयर्स को राकेश झुनझुनवाला ने एक साथ नहीं बेचा, बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में बेचा। सबसे पहले इन्होंने करीब 2 से 2.5 लाख शेयर 60 से 65 रुपए की प्राइस में बेच दिए। इसके बाद जब शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ी और बढ़ते बढ़ते 150 से 175 रुपए के बीच हो गई, तब राकेश झुनझुनवाला ने करीब 1 लाख शेयर बेच दिए। इस तरह 4 लाख में से करीब 3.5 लाख शेयर बेच चुके थे, लेकिन करीब 50,000 शेयर अभी भी उनके पास थे और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि शेयर की प्राइस अभी बढ़ने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शेयर के प्राइस बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा बढ़ गए और एक मुकाम ऐसा आ गया जब सीसा गुआ के शेयर की कीमत 2200 रुपए हो गई। तब देर न करते हुए उन्होंने बाकी शेयर्स भी बेच दिए। राकेश झुनझुनवाला बताते हैं कि इस शेयर के पहले उनकी नेटवर्थ करीब 50 से 55 लाख के आसपास हुआ करती थी, जो बढ़कर 2 से 2.5 करोड़ रुपए हो चुकी थी और वो करोड़पति बन चुके थे। राकेश झुनझुनवाला जिस तरह शेयर को समझते हैं उसका कोई तोड़ ही नहीं है। उन्हें अपनी नॉलेज पर कितना कॉन्फिडेंस रहता है, इसका एक सबूत मिलता है जब उन्होंने अपने भाई के एक क्लाइंट से करीब 2.5 लाख रुपए लिए थे और ये वादा किया था कि वो इन पैसों के बदले फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा ब्याज देंगे। ट्रेडिंग को लेकर इनकी फिलॉसफी भी काफी अलग है बाकी इन्वेस्टर्स की तुलना में। जैसे जब भी किसी शेयर की वैल्यू ओवर प्राइस्ड होती है तो वो उसे बेचने की सोचता है, पर राकेश झुनझुनवाला थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। उनका मानना है कि एक साधारण स्किल होने पर वो भी ये सोचेंगे कि उस शेयर को बेच देना चाहिए, लेकिन उनका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसके आधार पर वो उस शेयर को अपने पास रखेंगे
क्योंकि हो सकता है कि अभी इस शेयर की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट और कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में भी उनकी सोच काफी साफ है। राकेश झुनझुनवाला अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग छोटा कैपिटल बनाने के लिए होता है, लेकिन आपको अगर बड़ा कैपिटल बनाना है तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए। वो कहते हैं कि बाजार को समय दीजिए पैसा बनाने के लिए। अगर आप तुरंत पैसा लगाते हैं और उसे तुरंत ही निकाल लेते हैं ये सोचकर कि आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा, तो ऐसा गलत है। आपको समय देना होगा, तभी बाजार आपको पैसा देगा। तो इसी के साथ ही हमारा तीसरा चैप्टर भी पूरा होता है। इस चैप्टर में हमने जाना कि शेयर मार्केट के बादशाह यानी राकेश झुनझुनवाला ने अपने शुरुआती शेयर्स में कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया था। एक व्यक्ति करोड़पति बनने के लिए कई सालों तक इंतजार करता है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने मात्र कुछ ही साल में शेयर मार्केट में काम करके ये मुकाम हासिल कर लिया था। एक बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो भी काफी बड़ा होता है। जब हम उनके इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो हमें काफी सीख मिलती है कि वो किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। हम ऐसा ही कुछ राकेश झुनझुनवाला के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो को फॉलो करके कई लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में उनके पोर्टफोलियो के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि आज वो देश के एक कामयाब इन्वेस्टर तो है ही, साथ में अमीर व्यक्ति भी है, और अमीर कौन नहीं बनना चाहता। इसलिए अगला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें हम इनके पोर्टफोलियो पर एक नजर डालेंगे। हम ये जानेंगे कि किसी शेयर को खरीदने के पीछे की उनकी सोच क्या होती है, कैसे वो किसी शेयर पर छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि उनको करोड़ों की संपत्ति दे जाता है। जाते जाते एक अनमोल विचार जो राकेश झुनझुनवाला के हैं, वो कहते हैं कि बिना सही रिसर्च के अपनी मेहनत की कमाई कभी भी स्टॉक में न डालें और कभी भी स्टॉक टिप्स के हिसाब से इन्वेस्ट न करें। तो बिना वक्त जाया किए मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सम बिग इन्वेस्टमेंट ऑफ झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला की बायोग्राफी के इस चैप्टर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने राकेश झुनझुनवाला के कुछ शुरुआती वर्ष के इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना, जिसमें टाटा टी और सेसा गोवा के मिलने वाले प्रॉफिट्स के बारे में जाना। टाटा टी पहला ऐसा शेयर था जिससे राकेश झुनझुनवाला को बड़ा प्रॉफिट मिला। इस चैप्टर में हम राकेश झुनझुनवाला की कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ इस वक्त 45,400 करोड़ रुपए है और वो देश के 48वें अमीर व्यक्ति हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए राकेश झुनझुनवाला की कई वर्षों की मेहनत तो है ही, साथ ही कई ऐसे शेयर में उनके इन्वेस्टमेंट भी हैं जो समय के साथ काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो गए। उन्होंने ऐसे शेयर में शुरू से ही इन्वेस्ट किए जिससे वैल्यू एडिशन हो, और आज इनका असर नेटवर्थ के रूप में दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं राकेश झुनझुनवाला की कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट। साल 2002-3 में इन्होंने टाइटन कंपनी के करीब 6 करोड़ शेयर खरीदे। उस वक्त शेयर का प्राइस 3 रुपए प्रति शेयर था, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 18 करोड़ की थी। देखने में ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग रहा होगा, जो कि है भी, लेकिन आज की डेट में टाइटन कंपनी के शेयर ने राकेश झुनझुनवाला को करोड़ों का मालिक बना दिया है, क्योंकि इस वक्त इन शेयर्स की कीमत करीब 2400 रुपए है। तो इस हिसाब से इनके 6 करोड़ शेयर की वैल्यू 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उन्होंने अभी तक इन शेयर्स को बेचा नहीं है। इससे यही लग रहा है कि आगे भी इन शेयर्स को जल्दी नहीं बेचेंगे। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में टाइटन के शेयर की बहुत अहमियत है। 2003 में इन्होंने इन शेयर्स को खरीदा था और आज 19 साल बाद ये शेयर इतने वैल्यूएबल हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा भी कई ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनकी वैल्यू पिछले कुछ सालों में सैकड़ों गुना बढ़ी है। जैसे सितंबर 2020 में राकेश झुनझुनवाला ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स के करीब 3.92 करोड़ शेयर खरीदे। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। 2021 में इन शेयर्स में करीब 156% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और 480 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। अब सिर्फ इस शेयर से इन्हें होने वाली अर्निंग की बात करें तो आज 1800 करोड़ रुपए की वैल्यू है। कोई और शेयर धारक होता तो शायद इस स्थिति में पहुंचकर इन शेयर्स को बेच देता, लेकिन राकेश झुनझुनवाला अभी भी इस शेयर को अपने पास बनाकर रखना चाहते हैं। जैसा कि पहले भी कहा है कि राकेश झुनझुनवाला की मुख्य फिलॉसफी है कि वो कुछ शेयर से तुरंत प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वहीं कुछ शेयर से वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। ऐसी ही स्ट्रेटेजी मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के शेयर में भी देखने को मिला। राकेश झुनझुनवाला के पास मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के 3 लाख शेयर हैं, यानी कंपनी का करीब 1.2% हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला के पास है। 2021 में इस कंपनी के शेयर ने रॉकेट की तरह से तेजी पकड़ी और 333% की बढ़ोतरी दर्ज की। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करती है। रियल एस्टेट में भी ये कंपनी काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है और वहां पर कंस्ट्रक्शन करती है। कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसे सेक्टर की कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर कोई इसमें कम समय के लिए इन्वेस्ट करता है तो हो सकता है कि उसे उतना ज्यादा प्रॉफिट न मिले, क्योंकि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन ऐसी फील्ड है जो तुरंत मुनाफा नहीं देती।
शायद यही सोचकर राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के इतने ज्यादा शेयर खरीदे। करीब आधा दशक तक इन शेयर को अपने पास रखने के बाद आज इनकी वैल्यू 29.7 करोड़ पहुंच चुकी है। भविष्य में इनकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है, इसलिए उन्होंने अभी तक इन शेयर्स को बेचा नहीं है। एक तरह से ये शेयर्स भी उनकी नेटवर्थ में वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। इनके पास डीबी रियलिटी कंपनी के भी शेयर हैं। ये कंपनी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन दोनों फील्ड में एक्टिव है। 2020 में इसकी वैल्यू में भारी उछाल दिखी, हालांकि फिर भी ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे रही, लेकिन फिर भी 207% का उछाल कम नहीं कहा जा सकता। राकेश झुनझुनवाला कुछ शेयर तो अपने नाम से खरीदते हैं और कुछ शेयर अपनी वाइफ के नाम से खरीदते हैं। उनकी वाइफ भी काफी बड़ी कंपनियों के शेयर होल्ड करके रखती हैं। फिलहाल डीबी रियलिटी कंपनी के शेयर भी इनकी वाइफ ने ही होल्ड करके रखे हैं। उनके पास करीब 50 लाख शेयर हैं। परसेंटेज के लिहाज से देखें तो 2.06% का स्टेक कंपनी में है, जिसकी वैल्यू प्रेजेंट में 23 करोड़ के आसपास है। इसके बाद इनका बड़ा इन्वेस्टमेंट अनंत राज में है। इस कंपनी में इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 76.85 करोड़ है, जो कि किसी भी मायने में कम नहीं कहा जा सकता। 2021 इस कंपनी के शेयर के लिए काफी अच्छा साल रहा, क्योंकि लगातार 10 साल गिरावट देखने के बाद इस कंपनी के शेयर ने 2021 में काफी अच्छी स्थिति हासिल की। BSE के डाटा के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर 1 करोड़ शेयर लिए हैं। स्टेक के लिहाज से देखें तो 3.39% स्टेक पर राकेश झुनझुनवाला का हक है। इनकी अगली बड़ी इन्वेस्टमेंट एप्टेक कंपनी में है, जहां इन्होंने 96.68 लाख शेयर खरीदकर कंपनी के करीब 24% स्टेक अपने पास रखा है। ये कंपनी एजुकेशन और IT सेक्टर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। 2021 कंपनी के शेयर वैल्यू के लिहाज से काफी अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ इस वर्ष 129% का भारी इंक्रीमेंट देखने को मिला और एक वक्त पर शेयर की वैल्यू 358.15 रुपए प्रति शेयर तक पहुंच गई थी। हालांकि अभी 318 रुपए प्रति शेयर के आसपास चल रही है। फिर भी एक मोटा हिसाब देखें तो इंडियन वॉरेन बफेट यानी राकेश झुनझुनवाला की शेयर की वैल्यू इस वक्त 346 करोड़ रुपए के आसपास है। ये सभी एसेट्स मिलकर एक बहुत बड़ा आंकड़ा बना लेते हैं, जो हमें इनकी नेटवर्थ में दिखाई देता है। इन्होंने टाग कंपनी के 46.95 लाख शेयर खरीद रखे हैं, जिनकी वैल्यू में 2021 में करीब 109% का इजाफा देखने को मिला था। ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है जो लगातार रियल एस्टेट में ही अपना इन्वेस्टमेंट करती है। BSE का डेटा देखें तो राकेश झुनझुनवाला के पास इस कंपनी का करीब 49.25% स्टेक है, यानी शेयर के लिहाज से ये आंकड़ा 46.95 लाख शेयर का हो जाता है। इनके कुल शेयर की मार्केट वैल्यू देखें तो ये 23.12 करोड़ की बनती है। मेट्रो ब्रांड लिमिटेड के 3,91,53,600 करोड़ शेयर इनके पास हैं और 14.43% होल्डिंग है। अगर आज इन शेयर्स की कुल कीमत निकालेंगे तो 2148.55 करोड़ रुपए होती है। इन्होंने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भी 10,07,53,935 करोड़ शेयर खरीद रखे हैं, यानी कुल शेयर्स में से 17.51% की हिस्सेदारी इनके पास है। इनकी वैल्यू आज 7,314.74 करोड़ रुपए हो चुकी है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। इनकी अगली बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कॉट लिमिटेड में दिखती है, क्योंकि यहाँ भी इनके 64 लाख शेयर्स हैं, जो हिस्सेदारी के लिहाज से 5.22% होते हैं। इन शेयर की मार्केट वैल्यू भी आज 1,191.07 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। दोस्तों, ये कुछ इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। इसके अलावा कई छोटी इन्वेस्टमेंट भी हैं, जिनकी वैल्यू भी आज करोड़ों में है। राकेश झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट को लेकर सिर्फ एक ही रूल है। वो कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट को लेकर वो कोई रूल नहीं मानते। वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो ये नहीं देखते कि कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है या गवर्नमेंट सेक्टर की। स्टडी अपने तरीके से करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि आगे चलकर ये कंपनी उनके लिए एक वैल्यू एडिशन कर सकती है तो उसमें पैसे लगा देते हैं। राकेश झुनझुनवाला हमेशा इंडियन शेयर पर ही अपना पैसा लगाते हैं। कई बार उनके पास ऐसे ऑफर भी आए जब उन्हें चाइना के स्टॉक मार्केट या सिंगापुर के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि जब हमारे घर में ही इतनी अच्छी चीज मौजूद है तो हम बाहर खाने के लिए क्यों जाएं? स्टॉक मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता। कभी यहाँ पर किसी स्टॉक के भाव बढ़ेंगे, कभी घटेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के स्टॉक मार्केट में दम नहीं है। वो कहते हैं कि लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमारा टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आएगा, पर मैं कहता हूँ कि हमारा टाइम आ गया है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वो अच्छे शेयर्स की पहचान कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि शेयर मार्केट पर शेयर खरीदना और खाना बनाना ये तो ऐसी स्किल है जिन्हें कोई सिखा नहीं सकता। उन्हें हमें खुद सीखना पड़ता है और ये सीखने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक लाइफ है तब तक रिस्क है। बिना रिस्क के सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये कुछ था इस चैप्टर में। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। जाते जाते आपको राकेश झुनझुनवाला का एक अनमोल विचार आपके लिए लाया हूँ। वो कहते हैं कि मैं उतनी ही बड़ी गलती करता हूँ जिसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ और फिर से शुरू करने के लिए उठ सकूं। इसलिए आप अपनी क्षमता के अंदर ही कोई गलती करें।
तो सफर अब आधे मोड़ तक पहुंच चुका है। इसके बाद आपसे 5वें चैप्टर में रूबरू होंगे, जिसमें एक नए विषय पर चर्चा होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। कंट्रोवर्सी, राकेश झुनझुनवाला की बायोग्राफी के चैप्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको पिछले सभी चैप्टर पसंद आए होंगे और आपने उन्हें पूरे सुने भी होंगे। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने राकेश झुनझुनवाला के कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना। हमने जाना कि राकेश झुनझुनवाला जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 2 क्राइटेरिया के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके छोटे इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य होता है कम समय में पैसे बनाना और उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। उनका एक दूसरा क्राइटेरिया भी होता है जहां पर वो ऐसी कंपनी के शेयर को चुनते हैं जहां लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर उन्हें फायदा हो सकता है। जैसे टाइटन और टाटा मोटर्स, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में वैल्यू एडिशन का काम करती हैं। तो अगर आप भी इन्वेस्टिंग के कुछ गुण सीखना चाहते हैं तो ये सीख आपके बड़े काम आ सकती है कि भले शेयर मार्केट में हमें बहुत जल्दी मुनाफा मिल जाता है, लेकिन अगर हम अपने पैसों को लंबे वक्त तक इन्वेस्ट करके रखते हैं और शेयर नहीं बेचते तो हो सकता है कि आगे कुछ सालों में वही शेयर हमें करोड़पति बना दें। अभी तक पिछले सभी चैप्टर में हमने उनके कैरियर से जुड़ी पॉजिटिव बातें जानी। इस चैप्टर में हम कुछ खट्टी बातों के बारे में बात करेंगे, यानी कि कुछ कंट्रोवर्सीज जो हर फेमस पर्सनैलिटी के साथ जुड़ी ही जाती हैं, न चाहते हुए भी। किसी भी पर्सनैलिटी के साथ कंट्रोवर्सी का जुड़ना आम बात है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इतना ज्यादा फेमस हो जाता है तो उससे जुड़ी हर एक बातों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे वो क्या पहनता है, क्या कहता है, किस बात पर इसका रिएक्शन क्या है। ये सभी चीजें कभी न कभी विवाद का कारण बन ही जाती हैं, खासकर आज के समय में जहां मीडिया इतना तेज हो गया है। राकेश झुनझुनवाला जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और इंडिया में इन्हें काफी सम्मान की नजर से भी देखा जाता है, लेकिन उनसे भी कुछ विवाद जुड़े हैं। उन्होंने वक्त के साथ तूल पकड़ लिया। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि उस विवाद में उनकी ही गलती थी, क्योंकि कभी कभी हमारे कहने का मतलब कुछ और होता है और हमारे शब्दों का चयन उतना अच्छा नहीं होता जिससे कंट्रोवर्सी को हवा मिलती है। कुछ ऐसा ही वाकया राकेश झुनझुनवाला के साथ उस वक्त हुआ जब उनकी एक फोटो नरेंद्र मोदी के साथ 2021 में काफी चर्चा में आई थी। असल में ये उस मुलाकात की फोटो थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राकेश झुनझुनवाला से मिलने गए थे। राकेश झुनझुनवाला से मिलते वक्त बाकी सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक फोटो में काफी असामान्य चीजें नजर आ रही थी, जिसमें राकेश झुनझुनवाला कुर्सी में बैठे थे जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर के सामने खड़ा रहता है। हालांकि राकेश झुनझुनवाला एक बड़ी पर्सनैलिटी है और उनकी काफी इज्जत भी है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा के ऊपर कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों को इस फोटो में कुछ खराब दिखाई दिया वो कहते हैं कि यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला को इस तरह फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए, और अगर फोटो खिंचवा भी ली है तो पब्लिक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करता है। प्रधानमंत्री किसी के सामने इस तरह खड़े रहें, देखने में अच्छा नहीं लगता। आरोप लगाने वालों ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन कुछ लोगों ने इस फोटो को डिफेंड भी किया। उनका ऐसा कहना था कि असल में राकेश झुनझुनवाला के पैरों में दर्द था, जिसके चलते वो मोदी जी के सामने खड़े नहीं हो पाए। हालांकि राकेश झुनझुनवाला की पत्नी मोदी जी के बगल में ही खड़ी थी, पर आलोचकों के गले से ये बात भी नहीं उतरी, क्योंकि एक अगली ही फोटो में वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि आखिर अगली फोटो में खड़े हैं तो इस फोटो में क्यों नहीं खड़े हो सकते। इससे ये पता चलता है कि पैर में दर्द होने वाला कारण कहीं ना कहीं झूठा है। हालांकि सच झूठ क्या है ये तो पता नहीं चला। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि बिना प्रधानमंत्री के सहमति के ऐसे फोटो रिलीज ही नहीं हो सकती, इसलिए सिर्फ राकेश झुनझुनवाला की आलोचना करना कहीं ना कहीं काफी गलत है। इस विवाद के अलावा भी कई ऐसे विवाद हैं जिसके चलते राकेश झुनझुनवाला की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। हालांकि इससे उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसके चलते वो विवादों में आ जाते हैं। एक ऐसी ही घटना उस वक्त घटी जब एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में उनसे कुछ पूछा गया। राकेश झुनझुनवाला से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्होंने क्या बातचीत की, इस पर राकेश झुनझुनवाला ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया, जिसके चलते उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सुहागरात के दिन अपनी पत्नी से क्या बात होती है भला कोई बताता है क्या। बस फिर क्या था, इनका बोलना और आलोचकों को एक नया मुद्दा मिल गया उठाने के लिए। आलोचकों ने इस बात को पकड़ा कि आखिर कैसे वो प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात की तुलना सुहागरात से कर सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता काफी निजी रिश्ता होता है, इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है वो किसी तीसरे व्यक्ति को जानने का कहीं से कहीं तक कोई हक ही नहीं है, इसलिए कोई ऐसी बातें पूछता भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री देश का एक संवैधानिक पद है, इस पर बैठा कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, इसलिए वो जो कुछ भी कहता है पूरे देश के लोगों को वो बात जानने का हक है। पर राकेश झुनझुनवाला के द्वारा कही गई बात कहीं न कहीं पति पत्नी के रिश्ते की गरिमा को तो ठेस पहुंचाई ही, साथ में प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण सम्मानित पद को भी नीचा दिखाया है। हालांकि राकेश झुनझुनवाला अपनी बेबाक अंदाज के लिए काफी मशहूर हैं और ये कोई पहली दफा नहीं है जब वो अपनी बातों के चलते विवादों के केंद्र में आए हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर की समझ रखने वाले ये भी कह सकते हैं कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से ऐसे सवालों को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो आज देश के सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें अपने शब्दों को काफी नाप तौल कर बोलना चाहिए।
क्योंकि उनकी हर एक शब्द के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। अपने बड़बोलेपन के चलते एक बार इनकी किरकिरी और हुई थी, जब इन्होंने ये कह दिया था कि हमारे देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा यहाँ का लोकतंत्र है। लोकतंत्र के चलते ही देश में प्रगति के कार्य तेजी से नहीं हो पाते। हालांकि इन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा था कि लोकतंत्र इस देश की जरूरत भी है, लेकिन लोगों ने इस पूरे बयान को सिर्फ एक पंक्ति में खड़ा कर लिया। उसके आधार पर इन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू किया गया कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के भी आरोप लगे हैं। हालांकि 2021 में इन्होंने सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया था। पूरा केस क्या था ये समझने के लिए पहले एक बार इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग को शेयर मार्केट में अपराध माना जाता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो XYZ कंपनी में काम कर रहा है। काम करते वक्त उसे ये पता चलता है कि कंपनी कुछ ऐसी चीजें लागू करने वाली है जिससे उसके शेयर की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसके बाद वो उस कंपनी से काफी शेयर खरीद लेता है। अब जैसे ही उस कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है, वो उनको बेचकर मुनाफा कमा लेता है। यही इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। राकेश झुनझुनवाला की लाइफ में इनसाइडर ट्रेडिंग का ये मुद्दा साल 2016 में उस वक्त शुरू हुआ था, जब एपटेक कंपनी ने 7 सितंबर 2016 को ये ऐलान किया कि वो प्री स्कूल सेगमेंट में प्रवेश करने वाली है। हालांकि यहाँ पर झुनझुनवाला और उनके कुछ साथियों के ऊपर ऐसे आरोप लगे थे, उन्हें इस बात की पहले से जानकारी थी और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई स्क्रिप्ट इन्होंने खरीदी थी। ये मामला काफी लंबा चलता रहा। तभी 2020 में सेबी के साथ इस मामले से जुड़े हुए उच्च लोगों की एक बैठक हुई, जिसके बाद ये तय किया गया कि इस मामले को सेटलमेंट किया जाए। यहाँ पर सेटलमेंट के रूप में कुछ राशि देने की शर्त रखी गई। हालांकि राकेश झुनझुनवाला और उनके साथियों के द्वारा अगर ये राशि दे दी जाती तो भी इससे ये तय नहीं होता कि वो आरोपी थे। सेटलमेंट एक बीच का रास्ता होता है, यानी ऐसी स्थिति जहां पर आरोपी के ऊपर आरोप भी ना लगे और वो उस आरोप से बरी भी ना हो। आसान शब्दों में ऐसे समझें कि बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, इस पूरे विवाद को और आगे न बढ़ाने के लिए। इस तरह राकेश झुनझुनवाला और उनके सहयोगियों को 37 करोड़ रुपए देने पड़े इस पूरे मामले को सेटलमेंट करने के लिए। राकेश झुनझुनवाला ने सेटलमेंट राशि के तौर पर 9.5 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा 3.10 करोड़ रुपए गलत तरीके से कमाए थे, इसलिए इस राशि को ब्याज सहित मिलाकर 5.86 करोड़ रुपए चुकाए। राकेश झुनझुनवाला के साथ साथ उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के ऊपर भी आरोप लगे थे, इसलिए उन्होंने भी 1.57 करोड़ की सेटलमेंट राशि दी और मुनाफे पर 1.06 करोड़ राशि ब्याज सहित चुकाई। दलाल स्ट्रीट के बेताज बादशाह ने ये राशि देकर इस पूरे मामले को सेटल कर दिया है। अब इस तरह की कोई समस्या नहीं है। राकेश झुनझुनवाला ने ये इनसाइडर ट्रेडिंग जानबूझकर की थी या अनजाने में की थी, ये तो आरोप तय नहीं हो पाए। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर को, जिनको फॉलो करके कई नए इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग करते हैं, उन्हें ऐसी चीजें करने से बचना भी चाहिए, क्योंकि आज वो कई लोगों के रोल मॉडल हैं। जिस तरह एक आम इंसान की भीड़ से उठकर आज वो खास इंसानों की लॉबी में पहुंचे हैं, वैसे आज बहुत कम लोग कर पाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में उनकी छवि धूमिल होती है तो कहीं ना कहीं ये उस आम इंसान के सपने को धूमिल करने जैसा है जो अगला राकेश झुनझुनवाला बनने का ख्वाब अपनी आंखों में पाल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अभी तक के सभी चैप्टर को पूरी एक्साइटमेंट के साथ सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। लेकिन अभी जाने का वक्त नहीं है, क्योंकि इनकी बायोग्राफी इतनी खास है कि अभी भी काफी कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। तो वो क्या है, हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। लेकिन जाते जाते एक अनमोल विचार जो राकेश झुनझुनवाला के हैं, वो कहते हैं कि बड़े निवेशकों द्वारा स्टॉक टिप्स का बिना सोचे समझे अनुसरण करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। लर्निंग्स फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला। बाजार में आपको हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहिए। अगर आप इसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो आप हार जाएंगे। शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में राकेश झुनझुनवाला सर की ये लाइन करोड़ों निवेशकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रही है। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को हमेशा बाजार के हिसाब से खुद को ढालना होता है। हेलो वंस अगेन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस नए एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि राकेश झुनझुनवाला से आखिर हम क्या सीख सकते हैं। नो डाउट राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट के किंग हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं हर किसी को फॉलो करने के लिए मोटिवेट कर देती है। शायद इसीलिए राकेश झुनझुनवाला इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट करने की जो फिलॉसफी है वो भी वॉरेन बफेट से काफी मिलती जुलती है। तो चलिए जानते हैं इन्वेस्टमेंट के गुरु और दलाल स्ट्रीट पर एक छत्र राज करने वाले राकेश झुनझुनवाला के जिंदगी से आखिर हम क्या सीख सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। मौका किस दिशा से आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप मौके की तलाश में बैठे होंगे। इनके जब कुछ प्रमुख इन्वेस्टमेंट को आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसी इन्वेस्टमेंट कहलाती है जिसकी समय के साथ साथ कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जिस वक्त उस व्यक्ति ने उस चीज को खरीदा था उस वक्त उसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था।
जैसे इन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर मात्र 3 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे थे, जिनकी आज वैल्यू करीब 2400 रुपए के आसपास है। इससे पता चलता है कि शेयर खरीदने का इनका मेन फंडा यह रहता है कि जब किसी कंपनी के शेयर उसकी वैल्यू से कम कीमत पर मिले तो उस वक्त जरूर शेयर खरीद लेना चाहिए। यानी आसान शब्दों में समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि जब उस शेयर को कोई खरीदने के लिए तैयार ना हो और उसकी कीमत सच में डीवैल्यूड है, तब आप उस शेयर को खरीद लीजिए और यकीन मानिए आने वाले समय में इन्हीं शेयर्स की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। राकेश झुनझुनवाला से अगर कुछ हम और सीख सकते हैं तो वो ये है कि हम हमेशा आशावादी रहें। राकेश झुनझुनवाला का आशावाद से काफी गहरा नाता रहा है। जब हम इनके शेयर की खरीदारी करते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने कई ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं जिस पर शायद आप और मैं और बाकी सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें यह अच्छी तरह से लगता है कि आगे चलकर ये ज्यादा प्रॉफिट देने वाली नहीं है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला उस शेयर को लेकर आशावादी रहे। उन्हें ऐसा लगता रहा कि आगे चलकर ये शेयर प्रॉफिट देंगे और कहीं ना कहीं वैसा हुआ भी। जब उन्होंने सेसा गोवा के शेयर खरीदे तो उस वक्त इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने उसे खरीदा। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो बदलते मार्केट में कुछ स्थिति बदल भी जाए तो भी हम चिड़चिड़ापन या निराशावादी सोच की चपेट में नहीं आते और तब भी हमारी उम्मीद जिंदा रहती है। वो कहते हैं कि हमें अपने देश की ग्रोथ स्टोरी को कभी नहीं भूलना चाहिए। किस तरह स्ट्रगल करके देश आज यहाँ तक पहुंचा है, मार्केट भी देश की ग्रोथ के साथ ग्रो कर रहा है। राकेश झुनझुनवाला से हमें जो अगली सीख मिलती है वो है कि हमें अपने शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदने चाहिए। क्योंकि शेयर बाजार काफी वोलेटाइल होता है, यहाँ पर इतने ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं कि किसी इन्वेस्टर के लिए छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर प्रॉफिट निकालना काफी मुश्किल होता है। वो सही स्ट्रेटेजी भी नहीं बना पाता। इसलिए राकेश झुनझुनवाला हमेशा यही सलाह देते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में नहीं बल्कि बिजनेसेस में करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ किसी कंपनी का नाम देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हो सकता है कि हमें पैसे कमाने पड़े, पर अगर हम ऐसे बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं जहां का मैनेजमेंट अच्छा है, वर्क कल्चर अच्छा है, जिसके प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, कंपनी का विजन अच्छा है, तो ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने पर आपका इन्वेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और पैसे डूबने का डर भी बहुत कम रहता है। राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी को भी बहुत महत्व देते हैं और यही हमारी चौथी सीख है। असल में हम क्या सोचते हैं कि शेयर मार्केट तो रिस्की मार्केट है, यहाँ पर अगर हम लगातार पैसे लगाते हैं तो हो सकता है कि हमें उतना मुनाफा न मिले, पर राकेश झुनझुनवाला की सोच हमसे काफी अलग है। वो ऐसा कहते हैं कि जैसे हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे हमें शेयर मार्केट में भी लगातार इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक बार या 2 बार इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको मुनाफा न मिले, आपका पैसा भी डूब जाए, लेकिन आप लगातार एक निश्चित मात्रा में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अपने इन्वेस्टमेंट को जब आप लंबे समय के लिए रखेंगे तो कुछ सीखने को भी मिलेगा और शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है। आप कितना अच्छा किसी शेयर को समझते हैं, इसी पर डिपेंड करता है आपका मुनाफा। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर जो काफी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं वो प्रॉफिट में हमेशा रहते हैं, उनका पैसा नहीं डूबता। एक शेयर से मुनाफा नहीं मिला तो दूसरा शेयर मुनाफा देने के लिए तैयार रहता है। राकेश झुनझुनवाला से हमें जो अगली सीख मिलती है वो ये है कि हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अगर हम अपने इमोशंस के आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा घाटा लग सकता है। हमें हमेशा यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लेना चाहिए। ये सिर्फ राकेश झुनझुनवाला की सीख नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी कुछ ऐसी ही सलाह देते हैं। वो साल में बहुत ही कम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और पूरा साल रिसर्च करने में निकाल देते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनको साल भर में 2 से 3 ऐसे शेयर मिल जाते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर काफी ज्यादा टाइम देते हैं किसी शेयर के बारे में रिसर्च करने के लिए। हालांकि ये बहुत बेसिक से काम है जो हर इन्वेस्टर्स को करना ही चाहिए, लेकिन बहुत से जो नए इन्वेस्टर हैं वो बहुत जल्दी मुनाफा कमाने की इच्छा लेकर आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा डालो और 2-3 दिन के अंदर पैसा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और इसी चक्कर में उनके पैसे डूब भी जाते हैं। इसलिए अपनी इमोशंस को पीछे रखें और लॉजिकल थिंकिंग पकड़कर चलें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है शेयर मार्केट से। अगली सीख हमें बताती है कि कभी भी हमें अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगा देना चाहिए जिससे हमारा जीवन यापन ही मुश्किल हो जाए। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कभी सिखाई नहीं जा सकती, आप वो गलती करेंगे, उन्हीं गलतियों से सीखेंगे। इसलिए हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट में गलती करने की गुंजाइश जरूर रखें और इसके बाद दोबारा इन्वेस्ट करें, लेकिन दोबारा इन्वेस्टमेंट करते समय ये ध्यान रखें कि वो गलती फिर से रिपीट ना हो। वो कहते हैं कि कभी पैसा उधार लेकर इन्वेस्ट मत करो, आपके पास जितना पैसा है उसका सिर्फ उतना ही हिस्सा शेयर मार्केट में लगाओ जितना लगाने से आपकी जिंदगी पर कोई विशेष फर्क न पड़ता हो, जिसे हम एक्स्ट्रा मनी कहते हैं।
ये सीख उन्हें अपने पिता से मिली थी। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तब उनके पिता ने सबसे पहले शर्त यही रखी थी कि तुम मुझसे या मेरे किसी दोस्त से पैसे नहीं मांगोगे। पैसे का अरेंजमेंट तुम्हें खुद करना पड़ेगा, बाकी तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला और पूरे परिवार के भलाई में था, क्योंकि शेयर मार्केट कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां पर ये पूरी तरह निश्चित ही होगा कि हमें अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मिलेगा ही मिलेगा। पैसा डूब भी सकता है। ऐसे में अगर हम या आप अपने घर की पूंजी लगाते हैं तो हो सकता है कि हम बहुत जल्दी सारा पैसा गंवा दें। अगली सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि हमें कभी दूसरों की सफलता से परेशान नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट गणित का एक ऐसा सवाल है जिसने हल कर लिया उसके लिए वो बहुत आसान, पर जो हल नहीं कर पाया उसे वही बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए दूसरों की सफलता से परेशान होने की बजाय ये देखें कि आखिर उन्होंने क्या क्या किया जिससे प्रॉफिट अर्न कर पाया। जब आप दूसरों की सफलता से परेशान नहीं होंगे तब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, अपनी नॉलेज पर भरोसा होगा, जिससे आप दूसरों की नॉलेज से प्रभावित भी नहीं होंगे। राकेश झुनझुनवाला ने एक इंटरव्यू में बताया कि 1989 में शेयर मार्केट बहुत नीचे आ चुका था। पान वाले से लेकर शेयर मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर मंदी आने की संभावना के चलते बहुत परेशान थे, और इस सब के पीछे मेन वजह यह थी कि उस वक्त की वित्त मंत्री मधु धनवते संसद में बजट पेश करने वाली थी। अब लोगों में ये बहस छिड़ी हुई थी कि चूंकि मधु धनवते एक सोशलिस्ट हैं, इसलिए उनका बजट बिजनेसमैन को फेवर करने वाला नहीं होगा। इसके साथ ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट एजुकेशन पर भारी भरकम टैक्स लगाने की योजना बना रही है। उस वक्त झुनझुनवाला का कोई इतना बड़ा नाम नहीं था। उनके सामने भी यही सवाल खड़ा हुआ कि इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। तब उन्होंने अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचा कि पहला तो मौजूदा वित्त मंत्री ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जो इंडिया के बिजनेस पर बुरा असर डाले। दूसरी बात, उन्होंने सोचा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट एजुकेशन पर टैक्स लगाना चाहती है तो उसे देश का संविधान बदलना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा तो हर इंसान का मूलभूत अधिकार है और वो लेने से कोई भी सरकार उसे रोक नहीं सकती। अब चूंकि केंद्र सरकार इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो अकेली संविधान बदल सके, इसलिए ये होने की संभावना भी लगभग न के बराबर थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उन्होंने वो सब कुछ खरीदा जो वो खरीद सकते थे, लेकिन जो उस समय झुनझुनवाला से ज्यादा सक्सेसफुल थे उन्होंने ऐसा करने से उन्हें रोका भी। यहाँ तक कि मिस्टर शाह ने भी, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़े शेयर मार्केट इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी राकेश झुनझुनवाला को चेतावनी दी कि वो काफी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। पर झुनझुनवाला अपने फैसले पर अडिग थे। उन्हें भरोसा था कि उन्हें प्रॉफिट होगा। और जब बजट पेश होने के बाद दोबारा मार्केट शुरू हुआ तो राकेश झुनझुनवाला एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गए थे। उनकी नेटवर्थ जो बजट पेश होने से पहले 3 करोड़ रुपए थी, वो बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो चुकी थी। राकेश झुनझुनवाला की एक और खासियत है जो हम सबको सीखना चाहिए। वो खुद को कभी भी शेयर मार्केट का मास्टर नहीं कहते, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं। जब भी उनसे ये कहा जाता है कि क्यों ना वो शेयर मार्केट के ऊपर किताब लिखें, इन्वेस्टमेंट के बारे में एक किताब लिखें जिससे उनके अनुभव का फायदा लोगों को मिलेगा, पर वो इसका एक ही जवाब देते हैं कि अभी उनका सफर खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अभी भी वो सब कुछ नहीं जाना है जो जानना चाहिए। तो वो किताब कैसे लिख सकते हैं? खुद को अभी भी शेयर मार्केट का स्टूडेंट समझते हैं, हमेशा सीखने की ललक रहती है और यही बात उन्हें एक इंटेलिजेंस इन्वेस्टर बनाती है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब भी आपके अंदर ये भावना आ जाए कि आप सब कुछ सीख चुके हैं, बस यहीं से शेयर मार्केट आपको बताना शुरू कर देगा कि नहीं बॉस, अभी आप किंग नहीं बने हो, किंग अभी भी मार्केट ही है। और ये बात राकेश झुनझुनवाला हमेशा कहते हैं कि मार्केट इज द किंग, उससे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए हमेशा ट्रेंड के मुताबिक चलना चाहिए और सीखने की टेंडेंसी कभी भी खत्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने सीखना बंद कर दिया वैसे ही आपका अटेंशन बारीक चीजों से हटकर सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर चला जाएगा। और प्रॉफिट कमाने पर जब आपका अटेंशन होगा तो आप सारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे और गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। कोई भी शेयर खरीदते समय आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए कि वो शेयर आप क्यों खरीद रहे हैं। क्या आप उसे ट्रेड करने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं? ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं जिसमें हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ट्रेड करने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे और ये देखेंगे कि क्या इस शेयर की वैल्यू अगले आने वाले कुछ महीनों में बढ़ने वाली है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदने के लिए आपको काफी लंबा रिसर्च करना पड़ेगा। उस कंपनी की हिस्ट्री, मैनेजमेंट जैसी तमाम चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 1 या 2 साल के लिए नहीं है, वो काफी लंबे समय के लिए रहेगा। इसके अलावा समय समय पर अपने शेयर देखते रहना चाहिए कि उनकी वैल्यू बढ़ रही है या नहीं। अगर कोई शेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके पीछे का कारण भी आपको पता करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो उसी तरह के और शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको ऐसे शेयर्स को भी देखना होगा जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, काफी लंबे समय से उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो लगातार नीचे जा रहे हैं। तो ऐसे में शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो से जल्दी निकाल देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिनों तक आप ऐसे शेयर को होल्ड करके रखेंगे तो आपका पैसा ही बर्बाद होगा, उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो ये कुछ सीख थी जो एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके काफी काम आ सकती हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।
लेकिन अभी भी हमारा साथ खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद की कहानी अभी बाकी है, जो हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। राकेश झुनझुनवाला के शेयर मार्केट के भी खुद के कुछ बिजनेस शुरू किए हैं, खुद की एयरलाइंस भी शुरू की है जिसका नाम आकाश एयरलाइन है। लेकिन सवाल यह है कि इन्होंने एयरलाइन क्यों शुरू की है, क्या इसके पीछे भी कोई इनका मकसद है? ये जानने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं इस सीरीज का 7वां और आखिरी चैप्टर। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। बिजनेसेस एंड वेंचर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राकेश झुनझुनवाला की बायोग्राफी के नए चैप्टर में। इस बायोग्राफी का ये आखिरी चैप्टर है। अभी तक हमने राकेश झुनझुनवाला के बारे में काफी कुछ जाना, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लेकर उनके कैरियर में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में पूरी चर्चा की। पर राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है। शेयर मार्केट के अलावा भी वो काफी कुछ करते हैं जिसके बारे में हम उतना गौर नहीं करते, क्योंकि जब हम राकेश झुनझुनवाला का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने शेयर मार्केट का एक किंग नजर आता है और उनकी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं इस चादर के नीचे ढक जाती है। लेकिन इस चैप्टर में हम उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आप उनकी जिंदगी के बारे में और भी गहराई से जान पाएंगे। दोस्तों, 2003 में उन्होंने रारे इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड शुरू की, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है जो इनके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है। अब इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। रारे असल में राकेश और रेखा के शुरू के 2 लेटर्स को लेकर बनाया गया है। इसका नाम जितना दिलचस्प है उतना ही इसका मकसद भी दिलचस्प है। शादी के पहले राकेश झुनझुनवाला सिर्फ अपने ही नाम से इन्वेस्टमेंट किया करते थे, लेकिन जब इनकी रेखा झुनझुनवाला के साथ शादी हो गई तो ये इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने लगे, यानी कुछ शेयर तो अपने नाम से खरीदते थे और कुछ शेयर अपनी पत्नी के नाम से खरीदते। तो इससे शेयर बढ़ जाते और इनके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर पाना इतना आसान नहीं होता था। लेकिन 2003 आते आते इनका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि रारे एंटरप्राइज शुरू करने के पीछे मेन उद्देश्य यही था कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग नामों के नीचे दर्ज करा सकें। वो आज भी कुछ शेयर अपने नाम और अपनी पत्नी के नाम से तो खरीदते ही हैं, बाकी कुछ शेयर रारे इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी खरीदते हैं। उनकी कुछ एक्टिविटीज को देखें तो ऐसा लगता है कि वो अब खुद को सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित नहीं रखना चाहते, क्योंकि हाल ही में उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में भी अपने कदम रखे हैं। राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइंस का नाम आकाशा एयरलाइंस है। आपने इसका नाम भी सुना होगा, क्योंकि हाल ही में इससे जुड़ी खबर काफी ज्यादा चर्चा में थी। राकेश झुनझुनवाला और उनके सहयोगियों ने करीब 72 मैक्स 737 एरोप्लेन का ऑर्डर दिया है। राकेश झुनझुनवाला अपनी एयरलाइंस को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव सोच रखते हैं, ये जानते हुए भी कि कोविड-19 इस वक्त चल रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस भी घाटे की भरपाई नहीं कर पा रही हैं। इसके बावजूद भी राकेश झुनझुनवाला को ऐसा लगता है कि उनकी एयरलाइंस न सिर्फ एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करके देगी, बल्कि देश के ऐसे लोग जिनका एरोप्लेन में सफर करने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो भी अपना सपना पूरा कर सकेंगे, क्योंकि इनके एयरलाइंस में यात्रा शुल्क बहुत ही कम होगा। ये अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस होंगी, जिनका संचालन भी 1-2 साल के अंदर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला और एयरलाइंस का नाता कोई नया नहीं है। हो सकता है कि आपने कभी सुना नहीं हो, लेकिन राकेश झुनझुनवाला पहले भी एयरलाइंस के शेयर में अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं। उनके पास स्पाइस जेट के 1% से भी ज्यादा शेयर थे, जबकि जेट एयरवेज में भी उन्होंने 1% शेयर में अपना इन्वेस्ट किया था। भारतीय एयरलाइंस को वो बहुत संभावना की नजर से देखते हैं, शायद इसलिए आकाशा एयरलाइंस पर वो $35 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को बिलियनियर बनना है तो उसको सिर्फ एक रास्ता अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो उसे मिलेनियर बन जाना चाहिए और उसके बाद इंडिया में एयरलाइन शुरू कर देना चाहिए। वो खुद ब खुद बिलियनियर बन जाएगा। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं होता जितना इन लाइन्स में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सी बड़ी एयरलाइंस भी डूब चुकी है। 2008-9 में किंगफिशर इंडिया की सबसे ज्यादा डिमांड वाली एयरलाइंस थी, लेकिन आज उसका नाम कहीं सुनाई नहीं देता। ऐसी ही एक और भी एयरलाइंस है, जैसे इंडिगो एयरलाइंस, एक वक्त काफी खराब स्थिति में पहुंच चुकी थी। वो तो गनीमत रही कि किसी तरह उसने खुद को वहां से बचा लिया और आज उसका वजूद जिंदा है। पर यह सवाल उठता है कि आखिर भारतीय एयरलाइंस के साथ ऐसा क्या होता है जो एक वक्त ये शिखर पर होती हैं और दूसरे वक्त फर्श पर आ जाती हैं। तो ऐसे कई फैक्ट्स हैं जिन पर भारतीय एयरलाइंस की जिंदगी निर्भर करती है, जिनमें से सबसे बड़ा तेल की कीमत है। भारत की यात्रा करने के लिए हम ऐसे साधन का उपयोग करते हैं जहां पर किराया कम हो, पर हम ये भी जानते हैं कि तेल की कीमत तो हर दिन बढ़ती है और जैसे जैसे वर्ल्ड मार्केट में कच्चे तेल का भाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एयरलाइन कंपनियों के ऊपर हर पैसेंजर को यात्रा कराने का खर्च भी बढ़ता जाता है। पर वो किराया तो उस हिसाब से नहीं बढ़ा सकते हैं। बस यही एक बड़ी वजह बन जाती है घाटे की। भारतीय एयरलाइंस के डूबने की एक दूसरी बड़ी वजह है कर्ज। ज्यादातर बड़ी बड़ी एयरलाइंस कर्ज के बोझ के तले दबी हैं।
उनके ऊपर कर्ज इतना ज्यादा है कि उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा बनता है, पर प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं मिल पाता कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर पाएं, और धीरे धीरे ये कर्ज बढ़ता जाता है और अंत में वो कंपनी दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाती है। दोस्तों, 2021 में आयकर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि भारतीय एयरलाइंस के ऊपर करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सभी एयरलाइंस के कर्ज को मिला दें तो ये करीब 50,000 करोड़ के लगभग बनता है और इन्हें 37,000 करोड़ रुपए एडिशनल पैसों की जरूरत है। अगर ये पैसे इन्हें नहीं मिलते हैं तो कई एयरलाइंस कंपनियां डूब भी सकती हैं। तो हमारे देश में एयरलाइंस की स्थिति कितनी खस्ताहाल है, इसका अंदाजा आपको लग चुका होगा। ऐसे में राकेश झुनझुनवाला का ये कदम अंगारे में पैर रखने के बराबर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, तो हो सकता है कि इन सब परेशानियों का कोई ना कोई हल वो जरूर निकाल लेंगे। एयरलाइंस के घाटे की एक और वजह एक्सचेंज रेट भी है। जब हम किसी देश से तेल खरीदते हैं तो हमें उन्हें डॉलर में पेमेंट करनी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉलर कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी ये रुपया के मुकाबले कमजोर हो जाता है तो कभी मजबूत हो जाता है। ऐसे में तेल के पेमेंट में काफी उतार चढ़ाव आता रहता है, जिसका असर एयरलाइंस पर पड़ता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे हर देश के अपने अपने कुछ नियम होते हैं और इन नियमों का पालन भी एयरलाइंस को करना पड़ता है। कोरोना वायरस पेंडेमिक का कोई पहले से अनुमान लगा नहीं सकता था। 2019 से कोरोना वायरस आया है, तब से दुनिया के लगभग सभी एयरलाइंस की हालत बहुत खराब है। लोग हवाई यात्रा नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं बहुत ही लिमिटेड मात्रा में कर रहे हैं। ऐसे में एयरलाइंस को फायदा नहीं हो रहा है, उनकी अर्निंग बंद पड़ी है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइंस किस तरह अपने आप को इन सभी चुनौतियों से बचा सकती है। हालांकि इस बात की काफी उम्मीद है कि ये एयरलाइन काफी सफल हो जाएगी, क्योंकि उनकी टीम में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें एयरलाइन का काफी लंबा अनुभव रहा है और उन्हें इस अनुभव का फायदा भी जरूर मिलेगा। कुकू एफएम की इस सीरीज में हमने एक ग्रेट इंडियन इन्वेस्टर के जीवन चरित्र को जाना। राकेश झुनझुनवाला जी के इन्वेस्टमेंट और उनकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी कई अन्य पहलुओं पर चर्चा करते हुए हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। आज के यूथ जिस तरह से फाइनेंस, स्टार्टअप आदि विषयों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको भी देश का भविष्य काफी बेहतर नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही इस टाइप के कंटेंट्स के लिए लिसनर्स की मांग का भी हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमें कमेंट के माध्यम से अपना इंटरेस्ट बताते रहें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।